Good morning, students. Yes, beta. Today we start our new chapter, that is chapter number 7, and the name of this chapter is United Nation. Okay. The earth is divided into number of continents. So as we know that our earth is divided into 7 continents. They are, first is your Asia, then your Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Africa. Oh, that is Europe. Okay. And ऑस्ट्रेलिया। तो इन कॉन्टिनेंट्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है, विच आर फर्दर पॉलिटिकली डिवाइड। पॉलिटिकली मतलब बाउंड्री वाइज इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे अब हमारे एशिया के अंदर इंडिया आ जाती है कंट्री, और बहुत सी कंट्रीज़ हैं। इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में अब इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो वी कैन से दैट विच इज़ फर्दर पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू मैनी नेशंस और कंट्री। पॉलिटिकली वर्ड का मतलब होता है जब उसको बाउंड्री वाइज डिवाइड किया जाए कि ये भारत की बाउंड्री हो गई, ये जो है अलग सऊदी अरेबिया की बाउंड्री हो गई। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग बाउंड्री तैयार कर दी जाती है, तो दे आर कॉल्ड पॉलिटिकली डिवाइडेड। द पीपल ऑफ दीज नेशन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मीन्स यहाँ के लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं फ्रेंच बोली जाती है, तो कहीं पर हम हमारे देख लो यहाँ कहीं पर ओडिया बोली जाती है, कहीं पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, तो कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं हरियाणवी, कहीं पंजाबी। तो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड कस्टम। इसी तरह से लैंग्वेज के साथ साथ लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग कस्टम भी रीति रिवाजों को मानते हैं। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना धर्म होता है। जैसे हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म हो गया हमारा, जैन हो गया। तो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं और अलग अलग रीति रिवाजों का वो पालन करते हैं। Some of these countries are highly developed in the field of agriculture, industries and education. It means कि कुछ देश तो है बहुत ही ज़्यादा विकसित है, डेवलप्ड है। किस क्षेत्र में? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कि वहाँ सभी लोग आपको एजुकेटेड मिलेंगे, ठीक है ना। सब वेल डेवलप इंडस्ट्रीज़ होगी, एग्रीकल्चर के लिए न्यू टेक्निक्स वो फॉलो करेंगे, ओके, एडप्ट करेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन दीज नेशंस इज़ वेरी हाई। मतलब वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका जो है बहुत ही हाई होगा। हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ वो यूज़ करेंगे। येट देयर आर मैनी नेशंस दैट आर स्टिल अंडर डेवलप्ड एंड विद द पीपल लिविंग मच बिलो द पुअर्टी लाइन। मतलब लेकिन कुछ इसके साथ साथ ऐसे भी कंट्रीज़, ऐसे भी नेशन हमें मिलेंगे जहाँ जो अविकसित है, जो अभी वेल डेवलप्ड नहीं है, वहाँ के लोग गरीब हैं और बहुत ही अंडर मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। लोगों को खाना भी सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसे भी देश हमें को देखने को मिलेंगे जो बहुत गरीब हैं। द यूनाइटेड नेशंस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन एक उस तरह की संस्था है दैट हैज़ बीन फॉर्म टू सेफ गार्ड एंड अपलिफ्ट सच नेशन। तो ये ऐसे देशों को विकसित करने में हेल्प करती है जो गरीब है, जहाँ एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उन लोगों को विकसित करने में और उन लोगों को जो है उस लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करती है। ओके। बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन की नींव कब रखी गई? तो द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ मशीन इन द यूरोप नेशन लीड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब जब हम देखेंगे यूरोप के अंदर जब नई नई मशीनों की खोज हुई, तो इससे जो है उद्योग जगत में एक तरह की क्रांति आ गई। दीज मशीन कुड प्रोड्यूस गुड्स फास्टर। मतलब मशीनों की हेल्प से सामान जो है बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाता था, सस्ता पड़ता था और लार्ज स्केल पर। यानी हम देखते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, मशीन्स के अंदर जो है सामान बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और कम लागत, मतलब पैसे कम लगते, सस्ता पड़ता है और बड़े पैमाने पर हम जो है बना सकते हैं। फॉर दी मतलब उसी काम को हाथ से करने में जहाँ एक महीना लग जाता था और एक दो चीज़ें ही बनती थी, मशीनों की हेल्प से आप हज़ारों चीज़ें एक ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। फॉर दिस दे रिक्वायर मोर रॉ मटेरियल। लेकिन इसके लिए क्या होता है, मशीन्स के लिए या फैक्ट्रीज के लिए कच्चे माल की ज़्यादा होना चाहिए। तो दे आल्सो नीड मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। और एक अच्छा बाज़ार होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी बनी हुई चीज़ों को ईजिली सेल कर सकें। सॉरी बेटा।
His European nations like England, France, Portugal, and the Netherlands and France started exploring other countries to buy raw material and to market their finished products. सॉरी बेटा। इसलिए ये जो देश थे, यूरोपियन नेशंस थे, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन्होंने स्टार्ट किया अपने अपने अदर दूसरे देशों को कि भाई वो अपना रॉ मटेरियल जो इनसे खरीदे और मार्केट देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और इनके बिने हुए प्रोडक्ट्स को फिनिश करें, जो बनाए हैं इनको प्रोडक्ट्स को बनाए। दे वेंट टू कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया, मतलब ये यूरोपियन देश थे, किन देशों में गए? अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फॉर ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार के लिए, अपना सामान बेचने के लिए अलग अलग देशों में गए। एंड स्लोली इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज देयर, और वहाँ जाके इन यूरोपियन देशों ने क्या किया, अपनी अपनी जो है कॉलोनीज बनाना शुरू किया। ग्रेजुअली दे ब्रॉट दीज कंट्रीज अंडर देयर कंट्रोल। कॉलोनीज का मतलब है एक तरह की जो है, इन्होंने अपनी जो है एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, एंड धीरे धीरे इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया इन देशों पर, अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। एंड बिकम मोर पावरफुल एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड, और धीरे धीरे ये जो यूरोपियन देश थे शक्तिशाली बन गए और इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए। At the same time, these European nations wanted to rule over the underdeveloped countries. साथ साथ कब्जा मतलब ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ धीरे धीरे इन लोगों ने उस देशों पर जो अंडर डेवलप्ड थे, जो अविकसित देश थे, गरीब देश थे, उन लोगों पर अपना जो है कंट्रोल शुरू कर दिया। और एंड बिगन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ फॉर सुपरमेसी, मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए, अपने उन देशों को अपने अंडर लेने के लिए फाइटिंग शुरू हो गई थी आपस में ही तो दिस गिव राइज टू टू मेजर वार्स अमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण दो मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गई पूरे संसार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। जापान और 6 एंड 9 अगस्त रेस्पेक्टली, जैसे दो डेट दी हुई है, द टू मेजर सिटीज़ वर आलमोस्ट डिस्ट्रॉय, मतलब जापान की जो दो मुख्य शहर थे आलमोस्ट जो है ख़त्म कर दिए गए थे। किलिंग बिलियन ऑफ पीपल्स, इसमें लाखों लोगों की जो है बिलियन ऑफ पीपल्स जो है मारे गए थे। मैनी पीपल वर आल्सो लेफ्ट होमलेस, और बहुत से लोग बेघर हो गए थे। द होल वर्ल्ड, अब देखो, द होल वर्ल्ड वाज कम्प्लीटली शेकन बाई दिस डिजास्टर, जैसे हिरोशिमा नागासाकी वाला था ना, तो ये पूरा देश जो है हिल गया था इसके कारण। इतना भाई विनाश हुआ, इतने लोगों की जानें चली गई, इतने लोग बेघर हो गए। तो मैनी कंट्रीज डिसाइडेड दैट वार शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, मतलब बहुत से देशों ने ये मिलकर फैसला किया कि इस तरह की लड़ाई जो है वो आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि इतने लोग मारे, जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो लाखों लोग मारे जाते हैं जो बेकसूर होते हैं, और बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और बहुत से बेघर जो हो जाते हैं लोग, तो देश का भी बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए ये बहुत से देशों ने मिलकर डिसाइड किया भाई लड़ाई झगड़े को रोका जाए और आने वाले समय में इस तरह के युद्ध ना हो। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, यानी उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एंड चर्चिल एंड रशियन प्राइम मिनिस्टर स्टालिन मैट इन तेहरान, मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर्स थे ये आपस में तेहरान में मिले। तेहरान क्या है? कैपिटल है ईरान का। ओके, ईरान का जो कैपिटल है वहाँ इन तीनों ने मीटिंग की। दे डिस्कस द नीड ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग नेशन, मतलब इन्होंने वहाँ पर डिसाइड किया भाई कुछ इंटरनेशनल जो है एक बॉडी होनी चाहिए, यानी इंटरनेशनल संस्था होनी चाहिए जो अगर देशों के बीच आपस में कोई मतभेद है तो उसको दूर करे। ठीक है, अगर किसी देश के बीच में आपस में कोई मतभेद है तो उस मतभेद को कम करने के लिए अपनी भागीदारी दे, यानी युद्ध ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, शांतिपूर्वक ढंग से भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दे डिस्कस द नीड ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी टू सेटल, यहाँ से देखो, टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग द नेशन,
एंड वर्क फॉर पीस जस्टिस एंड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। अब ये संस्था किस चीज़ के लिए काम करे, ताकि शांति बनाई देश में, वर्ल्ड में शांति बनाई रखी जा सके, न्याय रहे और तरक्की, सभी लोग जो है प्रोग्रेस करें। ओके, तो दे डिसाइडेड टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने तय किया ये एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था बनाई जाए, जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल जो है का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNO। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNO? इट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। Now, the United Nations Organization was officially declared on 24 अक्टूबर, यानी UNO का गठन जो किया गया वो 24 अक्टूबर 1945 में। तो ये 1945 एज सैन फ्रांसिस्को में, जो कि USA में है, वेर 50 कंट्रीज साइन इट चार्टर। मतलब इसमें जो चार्टर था उस पर 50 देशों ने साइन किए कि भाई हम कभी भी जो है युद्ध नहीं करेंगे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर। मतलब 24 अक्टूबर को हर साल हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हाउएवर सिंस 1950 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कम टू बी नोन एज यूनाइटेड नेशन। मतलब अब उसका नाम क्या रख दिया गया, यूनाइटेड नेशंस नाम रख दिया गया था। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि क्या उद्देश्य थे यूनाइटेड नेशन के, कि यूनाइटेड नेशन को अगर बनाया गया था तो इसके मेन उद्देश्य क्या थे। द मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर एज फॉलो। मतलब हम जब किसी संस्था की नींव रखते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ उद्देश्य होता है, एम होता है। तो व्हाट आर द एम्स? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द मेंबर स्टेट्स एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट पीसफुली। मतलब सबसे पहला था भाई शांति, हम हमेशा शांति बनाए रखेंगे, सुरक्षा बनाए रखेंगे उन स्टेट्स के बीच में। मेंबर जो है यहाँ, यानी इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में कभी युद्ध के लिए नहीं करेंगे, शांति को प्रोत्साहित करेंगे और सिक्योरिटी सुरक्षा। एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट पीस, अगर कोई मतभेद भी है आपस में देशों के बीच तो उसको शांतिपूर्वक ढंग से उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो यही था। सेकंड ये कहता है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द मेंबर स्टेट विद इक्वल राइट्स। मतलब अब जितने पहले सबसे पहले जब इसको रखा गया, अब शुरू किया तो इसमें 50 कंट्रीज मेंबर बने थे। तो 50 कंट्रीज जो है आपस में जो है फ्रेंडली रिलेशन को बनाए रखेंगे और सभी के समान अधिकार होंगे। टू कॉपरेट विद अदर नेशन इज सॉल्विंग द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। मतलब हम आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, अदर नेशन दूसरे देशों को भी, भाई अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या कोई सामाजिक समस्या है, कल्चरल सांस्कृतिक है या मानवता के प्रति है, तो हम उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी होता है ना, मान लो किसी देश में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वो देश में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, तो हर कोई डोनेट करता है कि भाई हम इतने पैसे दे रहे हैं ताकि उस देश को दोबारा बसाया जा सके। तो इस तरह से इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब हमेशा जो मनुष्य के अधिकार है, जो उसके फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, उनको जो है प्रमोट रिस्पेक्ट करना चाहिए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज। मतलब यहाँ था भाई ना धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप, या आदमी है या औरत है या कि उसकी कौन सी भाषा है, इन सभी से परे सभी को है, जितने भी जो मनुष्य जाति है उसके सभी के समान अधिकार है, तो उनको उन अधिकारों को सभी को दिया जाए। ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स को और फंडामेंटल फ्रीडम जो है सभी के होने चाहिए। जैसे हमें पता है फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, या ह्यूमन राइट्स में पढ़ने का अधिकार जो है, एजुकेशन राइट्स होता है, किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार। तो ये सभी अधिकार सभी के पास होने चाहिए। टू प्रोवाइड अ मीटिंग प्लेस वेयर ऑल नेशन कैन वर्क टुगेदर टू फुलफिल देयर एम एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सारे देश मिलके एक बैठक कर सके, ताकि कैसे जो है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सकता है। तो दीज ऑल आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो बेटा मेरे ख्याल से अब है
टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव द यूनाइटेड नेशंस सेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, मतलब अब इसके कुछ सिद्धांत बनाए गए ताकि जो हमने अभी जो एम्स पढ़े थे, उद्देश्य पढ़े थे, उनकी पूर्ति के लिए कुछ सिद्धांत तैयार किए गए। तो प्रिंसिपल्स, ऑल मेंबर स्टेट्स आर सोवरेन एंड इक्वल एंड मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर नेशन, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं जो मेंबर हैं इसके, सभी एक दूसरे के दूसरे स्टेटों के अधिकारों का सम्मान करेंगे। ऑल मेंबर स्टेट शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स पीसफुली, डिस्प्यूट्स होते हैं लड़ाई झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से उसका निपटारा करेंगे जितने भी स्टेट इस यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट एंड यूज ऑफ फोर्स, मतलब किसी भी तरह का जो है डर एक दूसरे को नहीं दिखाएंगे या किसी भी तरह की ताकतों का प्रयोग नहीं करेंगे। दे मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल इट्स फंक्शन, मतलब जो भी ये इनकी कार्यशैली है, कार्य है, उन्हें सभी में ये नेशंस जो है उनको सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। मैंने प्रणाम